स्वास्थ्य शिक्षा जो कि आयुर्वेद में चिकित्सा दी गई है, जैसे कि बीमारी पाचन, डिहाइड्रेशन, समांतरीय मन, जिसके जैसा कि सब अच्छा हो, उसका हेल्थ, गुड हेल्थ और सार्थक श्रम से जोड़ दिया जाए इसको। और क्वालिटी एजुकेशन यानी कि निपुणता, कुशलता और पांडित्य। कुशलता यानी कि कोई भी वस्तु के हम जो बाजार हमको याद ही ना है, जैसे कि आपने उदाहरण दिया है कुर्सी का, तो सब इधर ही है, लकड़ी सब तो बाजार ही याद ना आवे। और निपुणता का अर्थ होता है उसमें वैल्यू प्रदान करना, उसकी वैल्यू बढ़ाना। और पांडित्य के संतुलन का पता रहना कि उत्पादन में किसका उत्पादन कितना करना, वो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा पकड़ा है। क्यों दिलुबा, अच्छा पकड़ा है। फिर है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी में यूएन की परिभाषा में हमने देखा था तो उसमें ज़्यादा अंतर देखने को मिला था, पर हमारे में देखें तो एक दूसरे के पूरक होना, पूरकता को ही समानता गणना। इसको कम शब्दों में और ऐसे कह सकते हैं, समानता प्रतिस्पर्धा के थ्रू या वस्तुओं के बराबरी से नहीं, पूरकता से आती है। पूरकता। फिर आपने एक उदाहरण दिया था कि बेटी को, भाई बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं, परंतु पति पत्नी का संयुक्त नाम प्रॉपर्टी में हिस्सा। और हमें व्यक्तिवाद में प्रॉपर्टी को नहीं रखना है, पर परिवार में सबके लिए हित में रखना है। अच्छा पकड़ा है। फिर क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबिलिटी में हमारे जो तालाब, कुएं और नदियां हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी संग्रह व्यवस्था करनी है। और सरकार को हमें, ये स्टूल ले लो। सरकार को ग्राम पंचायतों में थोड़ी सी जवाबदेही देनी है। बिल्कुल। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिसमें चेक डैम जो है वो नुकसानकारक हैं, और हमें जो नदी के स्रोत होते हैं उसमें हाइड्रो पावर प्लांट लगाने, उसके प्रवाह में, प्रवाह रोक कर नहीं, उसके प्रवाह का प्रयोग। स्रोत मीन्स प्रवाह ना, स्रोत माने जहाँ से निकलती है, प्रवाह। प्रवाह मतलब फ्लो। बहुत बढ़िया, ठीक पकड़ा। बहुत बढ़िया से पकड़ा। चलिए, तो आज के सत्र को शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर जो चर्चा हमारी चल रही है आप सभी लोगों के साथ, और प्रेम चाचा जी के मार्गदर्शन में, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद की रोशनी में, इसका आज तीसरा भाग है। हम लोग अभी तक 7 सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा कर चुके हैं। आज 8वें गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। 8वां जो गोल लिया है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आर्थिक विकास और डिसेंट वर्क। अब ये डिसेंट वर्क क्या है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इस पर मुझे लगता है थोड़ा जनचर्चा हो जाए और इस पर निष्कर्ष निकाला जाए कि डिसेंट वर्क वास्तव में है क्या। सवेरे जो सत्र हुए वहाँ से हालांकि हमको उसका उत्तर मिल गया है। हाँ, डिसेंट वर्क वास्तव में क्या है। क्या विवेकहीन श्रम या श्रमहीन विवेक या विचार, क्या ये डिसेंट वर्क की कैटेगरी में आएंगे भी कि नहीं आएंगे? जबकि अभी हमारे पास इसी पर आधारित पूरी व्यवस्था है, या यूँ कहें अव्यवस्था है इसी के कारण, है ना। मुझे लगता है थोड़ा डिसेंट वर्क पर चर्चा किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को समझा जाए। जी। तो कोई परिभाषित करेगा डिसेंट वर्क को? हम कब कहेंगे कि ये वर्क डिसेंट वर्क है? डिसेंट माने निरापद, ठीक। तो डिसेंट वर्क का मतलब वह कार्य जो प्रकृति में संतुलन को बनाए, समाज में आपसी रिश्तों को जोड़े और व्यवस्था निर्माण में सहयोगी हो, सारे डिसेंट वर्क है। व्यवस्था में नकारात्मक
प्रभाव डालता है, अथवा पर्यावरण में नकारात्मक प्रभाव डालता है, अथवा समाज में व्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो कैसे डिसेंट वर्क है? बहुत सुंदर। वी हैव टू डिफाइन डिसेंट वर्क। यस, डिसेंट वर्क मतलब जिससे समाज निर्माण करे, पर्यावरण संतुलित करे और अखंड समाज मानसिकता को के अनुकूल वातावरण को बनाए। बहुत सुंदर। अब इस परिधि में अपने कामों को जांच लें। सारे काम क्या होते हैं? खाना है, कपड़ा है, मकान बनाना है, ठीक है ना, हेल्थ के लिए काम है, तमाम प्रकार के उत्पादन के काम हैं। सारे कार्यों में 3 चेक एंड बैलेंस लगा दिए हमने, डिसेंट वर्क हो गया। यह पर्यावरण को संतुलित करने वाला है तो डिसेंट है। मान लीजिए पर्यावरण को संतुलित करने वाला है लेकिन परिवार को की समृद्धि को बनाए नहीं रख पाता है। हम पर्माकल्चर में चले गए, खेत को तो डिजाइन कर रहे हैं, परिवार भूखों मर रहा है, बाजार से दाल आ रही है, बाजार से फल आ रहा है, क्या मतलब हुआ उसका? तो खेत तो हमारे घर के परिवार के हिसाब से डिजाइन होगा ना। तो इस तरह से समृद्धि भी हो और पर्यावरण का संतुलन भी हो, संरक्षण भी हो, और तीसरा समाज गति में भागीदारी हो। ये डिसेंट वर्क हो गया। अब हम उत्पादन कर रहे हैं, हम 100 बीघे के काश्तकार हैं, 100 एकड़ है, और सारा उत्पादन क्या कर रहे हैं? मेरी कोठी, मेरे बंगला, मेरा कार, तो 100 एकड़ मेरा है क्या अकेले? उसमें जितनी सामाजिक भागीदारी हो सकती है, मेरा भी तो उतना ही है जितना इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का है। मुझे ज़्यादा मिला है, किसी भी कारणवश मिला है, तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। तो जो जमीन हमारे हिस्से आई है, यदि अधिक लग रही है, या अधिक है, तो बेसिकली अधिक जिम्मेदारी के साथ हाँ, ये हमारी माँ ने एक बार समझाया जी। एक बार हम लोग भाई लोग, हमारे पास पर्याप्त जमीन है, तो भाई लोगों को के आपस में बातचीत हो रही थी। तो बातचीत में ऐसे अहंकार आए होंगे, अम्मा को ये लगा होगा कि इनको ये गलत फहमी हो रही है कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है। तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन न तेरी है न मेरी है, ये ज़मीन सबकी होती है, इसमें उतनी ही मेरी है जितनी सबकी है। यदि मेरे पास ज़्यादा है तो मेरी सामाजिक जिम्मेवारी ज़्यादा है। तो हमें प्रकृति ने एक लायक समझा है कि हमें ज़्यादा जिम्मेदारी, जैसे कोई लायक आदमी होता है तो उसको ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, यदि नहीं सिद्ध हुआ वो लायक तो छीन भी जाती है। और अभी तो ऐसा ही हो रहा है, जितने अमीर लोग हैं धीरे धीरे गरीब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सामाजिक जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं, तो अगली पीढ़ी जहाँ जिस लायक होती है उसी लायक आ जाती है। ठीक है ये बहुत सुंदर। तो डिसेंट वर्क का मतलब जो पर्यावरण को संतुलित रखे, समाज में, परिवार में समृद्धि लाता हो और समाज को अखंड समाज मानसिकता से जोड़ता हो। जी, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ है आर्थिक विकास जी। अब आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ? 2 के 4 हो जाएं, 4 के 8 हो जाएं, 8 के 16 हो जाएं, ये है क्या विकास? क्या है विकास? 1 घर हो जाए, फिर 2 घर हो जाए, फिर 100 घर हो जाए, ये है विकास? 1 करोड़ हो जाए, फिर 100 करोड़ हो जाए, ये है विकास? क्या है विकास? सबको साथ में लेके चलना। हाँ, तो क्या विकास है? मेरी चेतना में विकास हो जाए। मैं अभी 100 लोगों को अपने साथ जोड़ के चल पाता हूँ, मैं 1000 लोगों को जोड़कर चलने की क्षमता रख लूँ। मैं पूरी दुनिया को अपना मान के अपनेपन से आप्लायित कर दूँ। सारी जितनी डिस्पैरिटीज हैं, क्लास की, वर्ण की, रंग की, जेंडर की, सारी इनइक्वलिटीज को विलय कर दें हम, या हम अपने चेतना को इतना विकसित कर दें कि सबसे अपनेपन का विकास कर लें, और जितनी दूर तक कर पाते हैं उतना विकसित। वो कैसे होगा? तो हमारे अर्थ के सदुपयोग, उपयोग और प्रयोजनपूर्ण उपयोग से यह सिद्ध होगा, न कि अभी ये क्या तरीका बताते हैं पूरी दुनिया में आर्थिक का, एक निश्चित आय सीमा बता देते हैं कि इस आय सीमा से
बिलो पावर्टी लाइन, अपर पावर्टी लाइन। ऐसा होता है क्या? भारतवर्ष में पता करिए, कोई अपने को गरीब मानता है क्या? आपके गांव में कोई गरीब मिला आज तक? सरकार तो कहती है गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। और किसी भी गरीब से जाइए, पूछिए कि तुम गरीब हो क्या? मिल जाए तो मुझे भी मिला दीजिएगा। तो ये जो अभी एक संख्या के आधार पर गरीबी रेखा, अमीरी रेखाएं खींची जाती हैं, तो कुछ लोग कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग कहते हैं अमीरी रेखा तय होनी चाहिए, और कैपिटलिस्ट मानसिकता के लोग कहते हैं गरीबी रेखा तय होनी चाहिए। तो अमीरी रेखा गरीबी रेखा के लिए लड़ते रहते हैं। कम्युनिस्ट लोग मानसिकता के लोग कहते हैं अमीरी रेखा तय होनी चाहिए, इससे ज़्यादा छीन लेना चाहिए। यही तो कम्युनिस्ट करते हैं। सही बात। और कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं? गरीबी रेखा तय होनी चाहिए, इसके बाद इनको स्पून फीडिंग करनी चाहिए इनकी। ये आर्थिक विकास ने रेखाएं खींचने लगे। हाँ, कहाँ कहाँ है चेतना के विस्तार का रेखाएं तो मिटाने आर्थिक का। विकास का तात्पर्य है हमारी चेतना विकसित हो, यही आर्थिक विकास का पैमाना है। और वह आर्थिक अर्थ के सुनियोजन से ही संभव है। अर्थ का सुनियोजन 3 प्रकार से हम अर्थ कितने प्रकार का है? अभी सुबह बात हुई, 3 प्रकार का, तन, मन और धन। ये 3 प्रकार के अर्थ हैं। इनके उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजन से हमारे विकास प्रमाणित होते हैं। उपयोग का मतलब है अपने परिवार की सीमा में खर्चा करना। तो उपयोग करते हैं तो उसका भी परिणाम मिलता है। बच्चे अच्छे शिक्षित होते हैं, कपड़ा अच्छा है, मकान अच्छा है, और उसका क्या सुख है? परिवार अच्छे से रहेगा। लेकिन वहीं तक आपका चेतना भी विकसित है। उसमें अगर पूरा नहीं पड़ता है तो फिर क्या है? सदुपयोग माने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था में सहयोग करना। अखंड समाज के लिए जो प्रयास हैं, उन प्रयासों में अपने तन मन धन का अर्पण करना, यह सदुपयोग कहलाता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा विकसित चेतना का काम है, वो है प्रयोजन के अर्थ में अपने तन मन धन का अर्पण। और प्रयोजन क्या है? इस धरती का अखंड मानसिकता, इस पूरी धरती में अखंड समाज मानसिकता का विकसित होना, यह प्रयोजन है। इस धरती के स्वर्गत्व के लिए, धरती के संतुलन, प्रकृति के संतुलन के लिए कार्यक्रम चलाना। ये 2 ही काम हैं प्रयोजन। 2 ही प्रयोजन है, धरती स्वर्ग हो और मनुष्य देवता हो। तो मनुष्य देवता कैसे होगा? अखंड समाज मानसिकता। अखंड समाज मानसिकता से। जब उसको जाति, धर्म, भाषा, लिंग और देश, ये सभी सीमाओं से जब उसका व्यक्तित्व मुक्त होगा, तब जाके अखंड समाज मानसिकता विकसित होगी। बहुत बढ़िया, ये आर्थिक विकास का पैमाना है। शानदार है ना। तो अर्थ की कोई ऐसी सीमा नहीं है। अर्थ को संकीर्ण अर्थों में, मुद्रा को ही अर्थ मानते हैं ये लोग। इस बात को हमें ध्यान दिलाना चाहिए कि अकेले मुद्रा अर्थ नहीं है। मुद्रा तो मात्र एक्सचेंज वैल्यू रखती है, मीडियम है। वो अकेले धन नहीं है, वो निम्न कोटि का धन है। उच्च कोटि का तन और मन है। उसमें भी मन प्राथमिकता, मन प्राथमिकता है, तन उस सेकेंडरी है, और ये टर्सरी है। बहुत सुंदर। इस पर कुछ चर्चा, कोई प्रश्न? बात बढ़िया लगी। डिसेंट वर्क क्या है वास्तव में? डिसेंट मतलब निरापद, वो कार्य जो परिवार में समृद्धि लाए, समाज को एक करने वाला हो, मतलब पूरी मानव जाति को एक करने वाला हो, अखंड समाज निर्माण करने वाला हो, और प्रकृति में संतुलन लाने वाला हो। ये है डिसेंट वर्क। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ की बात, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास। तो अर्थ मतलब तन मन। देखो, तन तो मल्टीप्लाई होता ही है, और मन में यदि अखंड समाज मानसिकता आई, उसी को कह रहे हैं चेतना विकास। तो अखंड समाज मानसिकता का आना, उसके लिए जो सेकेंडरी और टर्शरी जो आपने बोला, तन और धन, मतलब ये जो प्रकृति की संपदा, मतलब ये जो आहार आवास अलंकार से शरीर का पोषण किया, और उसके द्वारा मन की जो चेतना का विकास हुआ, तब हुआ असल में आर्थिक विकास। तो इसलिए बोला 3 प्रकार से उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन।
तो जो उत्पादन किया उसको अगर परिवार की सीमा में खर्च किया, उपयोग किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्थाओं आदि में भागीदारी करके समाज निर्माण के कार्यक्रम में आगे बढ़े तो उसका सदुपयोग किया। और उससे भी प्राइमरी जो बात है, मूलतः वो बात है इस पूरी धरती में अखंड समाज मानसिकता के लिए जो कार्यक्रम है उसमें भागीदारी को करना। तो असल में आर्थिक विकास ये है। ऐसे आर्थिक विकास से तीनों प्रकार के संतुलन आएंगे ही आएंगे। परिवार में समृद्धि, है ना, समाज में अखंड समाज, समाज के रूप में अखंड समाज, और प्रकृति में संतुलन। बहुत बढ़िया है ना। तो इसके लिए जो कार्यक्रम अगर देखा जाए तो ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा यहाँ से निकल के आता है। इसके लिए कार्यक्रम बनेगा जिसको इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन कहा। तो क्वालिटी एजुकेशन इज कनेक्टेड विद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत बढ़िया। इसमें किसी को और कुछ पूछना हो, जोड़ना हो तो बताइए। बात बढ़िया लगी तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। कभी कभी बोल कर भागीदारी करने से ना हमें भी ऐसा फीडबैक मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है। 9वां गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब इसकी बात सुनते हैं तो मतलब ये जब शब्द ही सुनते हैं तो इंडस्ट्री बोलते ही ऐसे कारखाने आदि दिमाग में आने लगते हैं जिनकी चिमनियों से जहरीला धुआं निकल रहा है। हाँ। इनोवेशन के नाम पर ऐसी उल जुलूल चीज़ें आजकल दिखाई पड़ती हैं कि ऐसा लगता है बस घर भरे जा रहा है हमारा इनोवेशन से, मन तो किसी चीज़ से भर नहीं रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सड़क, फ्लाईओवर और दुनिया भर के इसी प्रकार के कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स दिमाग में आते हैं, है ना। तो क्या ये जो है इससे सतत विकास संभव है? इससे तो धरती का नाश ही होने का एक जगह बनती है। बिल्कुल। तो इसको ऐसे कर लेते हैं कि इंडस्ट्री को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 भागों में जी। ऐसी इंडस्ट्री जो मनुष्य का रिप्लेसमेंट करती है, ऐसी इंडस्ट्री मनुष्य जाति को स्थिरता नहीं देती है। दूसरी इंडस्ट्री को हम कर लेते हैं जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं, जिसको ग्राम उद्योग कहते हैं। यह जो बस्तियों का रिप्लेसमेंट नहीं करती है, मनुष्यों को, अपने परिवारों को इस जगह से उस जगह ले जाने के लिए प्रेरित नहीं करती है, ऐसी इंडस्ट्री। हम ऐसी इंडस्ट्री को निरापद मानते हैं। इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना। जो इंडस्ट्री अपने गांव की सीमा में काम करती, जिसका रॉ मटेरियल आसपास के गांव में है, जिसके उत्पाद दक्ष व्यक्ति उसी गांव के आसपास में हैं, उनको अपने परिवार छोड़कर हमें किसी को कहीं से क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं करना पड़ता है। उनका स्वागत है। बहुत बढ़िया। ठीक है ना। देखिए इसमें एक बात और आ गई, जो जिस प्रकार की जो यांत्रिकताएं हैं वो भी मानवों को रिप्लेस कर रही हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है, आप कहिए जी, कुछ कहना चाहते हैं। एक किताब है आर्ट ऑफ कॉमन प्लेसेस, वेंडल बेरी की लिखी हुई पुस्तक है। बच्चों को खूब अच्छी लगेगी वो जी। उसने इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जब एक इंडस्ट्री खुलती है कहीं पर तो कितने प्रकार के परेशानियां को पैदा करती है। अच्छा। कितने परिवारों को तोड़ती है, और परिवार का एक गांव से दूसरी जगह पर जाना अपने आप पूरी जीवन यात्रा को फिर ABCD से शुरू करना है। बिल्कुल। अपने समाज से टूटता है तो समाज का क्या हाल होता है, उस परिवार का क्या हाल होता है, और इंडस्ट्री का क्या हाल होता है, और जहाँ पर वो बसते हैं उस जगह के लोगों को भी रिप्लेस करके वहाँ घुसेंगे ना, वहाँ क्या हाल होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी व्याख्या हुई है। साइकोलॉजिकल क्या असर पड़ते हैं, इकोनॉमिकल असर क्या पड़ते हैं, और अंत में हम जो गेन करते हैं वो कितने लॉस के बाद करते हैं। वेंडल बेरी एक बहुत अच्छे अमेरिकन राइटर है, वो आप उनकी सारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अच्छा। उसका बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है आर्ट ऑफ कॉमन प्लेसेस। ओके, इसको पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए इसको। तो ये बहुत बढ़िया। तो उस इंडस्ट्री की कितनी भयावहता है वो उसमें मिल जाएगा। हम कह रहे हैं ठीक है भाई, लेकिन इंडस्ट्री कैसी हो, उसके 2 चेकर बैलेंस कर दिए, प्रकृति के पर्यावरण को असंतुलित करने वाली ना हो और परिवारों को इधर से उधर ले जाने वाली ना हो। बस 2 चेक लगा दीजिए, चलने दीजिए इंडस्ट्री में क्या दिक्कत है।
कोई प्रयोग इसका विश्व के स्तर पर हुआ कुटीर उद्योग? जी नहीं, वो कहीं नहीं हुए। सब जगह कुटीर उद्योगों को मार कर ही बड़े उद्योग हुए हैं। दरअसल इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, अगर आप 14वीं 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो जो भारत अफ्रीका जैसे देशों से जो लूट का पैसा था, उस लूट का पैसा जो इकट्ठा हो गया था उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करना था। उसकी वजह से जो कॉमन प्लेसेस के जो छोटे छोटे इंडस्ट्री थे उन्हीं को तो तोड़ के वो बने थे। मैनचेस्टर का मिल भारत की कितनी मिलों को तोड़ के बना था, सबसे बड़ा उदाहरण है। गांधी जी ने क्यों चरखे को अपना अस्त्र बनाया था? इसलिए कि तुम इसको तोड़कर बढ़े हो, इसी से तुम्हें भगाएंगे। अच्छा, और क्या। गांधी जी का देशी प्रतीक ही कपड़ों की होली और जलवाते चरखा, इसीलिए प्रतीक के रूप में रखा था उन्होंने कि इस देश की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को तोड़ तोड़ के तुमने वहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी की हैं और अपना भी देश बर्बाद किया है। उन्होंने अपना भी देश बर्बाद किया है। बेंडलवेरी तो वहीं का राइटर है ना, वो तो दुर्दशा देख ही रहा था समाज टूटने का। इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनने का एक बड़ा लियो टॉलस्टॉय का उस दिन बताया था। मार्मिक लिखा है, हाँ, उसको भी पढ़ सकते हैं। रचनाएं करके पुस्तकें हैं, उसको भी पूरी पढ़ सकते हैं। अद्भुत। ठीक है ना। जी बिल्कुल। तो इंडस्ट्री का स्वरूप बदल दें। दूसरा क्या है? इनोवेशन। इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन में हमें क्या आपत्ति है? इनोवेशन होने दीजिए, मानव के लिए उपकारी हो, उपकारी हो और उसके लिए कोई प्रकृति चेक बैलेंस होना चाहिए आपके पास। प्रकृति के लिए संतुलनकारी हो, ऐसे इनोवेशन होना चाहिए। और तीसरा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यही हो कि जो ऐसे खनिजों का प्रयोग करके इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाया जाए जिनकी आवर्तनशीलता भंग होती हो, अर्थात जिस क्रम से उन पदार्थों के बनने की प्रक्रिया है धरती में, उससे अधिक उसका उपयोग ना हो। जैसे पहाड़ को खोदना क्यों है? पहाड़ तो अपने आप ढंगा देता है ना पत्थर, उन पत्थरों को ले लीजिए आप, खोद के क्यों निकालते हैं? पहाड़ भी तो बढ़ते हैं ना, बढ़ने के साथ क्या होता है? ऊपर वाले पत्थर खिसक के नीचे आते हैं, उनका उपयोग करिए। माइनिंग भी करते, ब्लास्टिंग करके, वो भी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहाड़ बनने की अरबों वर्षों की प्रक्रिया, लाखों की नहीं है, वो करोड़ों साल की प्रक्रिया है। और जो चीज़ करोड़ों साल में बनी है उसको आप 10-5 साल में मिटा देंगे तो उसके न होने की वजह से भले ही आप आज मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसका तो पर्यावरण संपूर्णता में कोई ना कोई तो प्रभाव होगा ही। बिल्कुल सही बात है। जैसे एक पेड़ के होने से ऑक्सीजन में कोई ना कोई प्रभाव होगा और न होने का भी प्रभाव होगा, लेकिन वो इतना कम होगा कि आज की तारीख में हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, लेकिन होता तो है। इसी तरह ऐसे खनिज जिनके बनने की गति की तुलना में निकालने की गति बढ़ जाएगी, वो असंतुलनकारी होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तकनीकी कौन सी प्रयोग हो जो पर्यावरण के आवर्तनशीलता को बाधित न करती हो, बस। बहुत बढ़िया। तो एक चेक बैलेंस सीधा सीधा ये है कि परिवारों को विस्थापित ना करें, प्रकृति के लिए संतुलनकारी हो, आवर्तनशीलता को बनाए रखें। 3 ये चेक बैलेंस ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे इनोवेशन और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों को करते हैं। ठीक हो गया? बहुत बढ़िया, खूब ठीक हो गया। और इसके 2-4 उदाहरण करके उनको चिट्ठी लिख दी जाए यूनाइटेड नेशंस वालों को सही बात है कि इसके लिए भारतवर्ष में ऐसे ऐसे हैं, लाखों वर्ष, हजारों वर्षों से इस तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्री तो हमारी चल रही हैं, और इतना नाश करने के बाद भी वो कुकुर मुत्ते की तरह उग जाते हैं। हाँ, जिंदा ही है। आपके रास्ते में जाइए तो 3-4 पेड़े वाले मिल जाएंगे, कहीं कुछ मिल जाए, लकड़ी मिल जाएंगे, देख रहे पूरे लकड़ी काम करने वाले। ऐसे हो जाता है। सही बात है। अस्तित्व सहित जो प्रकटन हुए हैं मानव में कलाओं को लेकर के, उनको मारना मतलब उन्हीं को मारकर बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, ये कम लोगों को पता है। इंडस्ट्री खड़ी होती है लोगों को मारकर। जैसे भारतवर्ष में दूसरा उदाहरण ले सकते हैं चमड़ा उद्योग को। 1970 तक सारा चमड़ा गांव के चमारों के द्वारा
उखाड़ा जाता था और उसकी एक बड़ी बड़ी मंडियां कस्बों में लगती थी। वहाँ से उखड़ उखड़ के आगरा तक या कानपुर तक 2 बड़े हब थे जूता चप्पल बनाने के, वहाँ पर जाया करता था। तो वो एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। तो उसका देखिए क्या इकोसिस्टम था। गांव में कोई जानवर मरा अपनी उससे तुरंत उसका चमड़ा निकाला गया, उसका जो मांस खाने के लिए गीद, कुत्ते, सियार, लोखरी, गिद्ध, कौआ, इनका भोजन बन गया। उसकी हड्डी निकली तो यहाँ पर बहुत सारी 2-3 मिल हमारे आसपास लगी थी, हड्डी मिल लगी थी, बोन मिल कहते हैं जिसको। बोन मिल से क्रश किया गया, वो फिर से खाद बन गई और वो बिक जाती थी। और एक निश्चित पोर्शन शुगर फैक्ट्री में चला जाता था, बाकी पोर्शन हमारे खेतों में आ जाता था, ठीक है ना। और चमड़ा बिकते, उसको चमड़े को गांव वाले प्रोसेस करते थे और चमार लोग प्रोसेस करते थे। फिर इसके बाद वो बिक के जाता था चमड़ा मंडी में। चमड़ा मंडी में जूता बनता था, कपड़े, तमाम सामान बनते थे। ये हजारों वर्षों से ये प्रक्रिया चली आ रही थी। 1970 के बाद इसको तोड़ दिया। सही बात। बाटा को जगजीवन राम जी ने बाटा को प्रवेश दे दिया। अब इसका को अध्ययन करेगा। इन नेताओं ने इस देश की कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को खत्म करके, और ये कौन सी चीफ है वो, रेड चीफ, फलाना चीफ, क्यों? क्योंकि उनके पास मंत्रियों को, बड़े IAS अधिकारियों को घूस देने के लिए पैसा था। उन्होंने उसके लिए लाइसेंस ले लिया, स्थापित करना। अब उनको सरवाइव के लिए तो इनको मारना जरूरी था। अब वो मार दिया साहब। अभी 2 महान काम हुए इन देश में। जब इनको मार दिया तो फिर क्या हुआ? चमड़ा तो उनको भी रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। स्लाटर हाउस के लिए लाइसेंस दिलवाई। तो अब जिंदा जान, ये स्लाटर हाउस चमड़े के लिए ज़्यादा उपयोग हुए। तो स्लाटर हाउस में तो दाम के दाम, आम के आम, गुठली के दाम है। वो चमड़ा, मरा हुआ चमड़ा थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उनको मुलायम चमड़ा मिलने लगा। और उसके नीचे जो खून होता है उससे तमाम प्रकार के औषधियाँ बनती हैं, तमाम प्रकार से खाद्य निर्माण की प्रक्रिया में जाता है वो। अच्छा। हाँ, कत्था बनता है उसका, घी बनता है उसका। अरे बहुत इंडस्ट्री में उसका उपयोग होता है खून को। तो प्लाज्मा है भाई, बेस्ट क्वालिटी का वो है। उसको तोड़ के आप ज़्यादा जानते होंगे उसका। और इसको पढ़ा जा सकता है, ये सब कहीं। और ये पेट मैक्स वगैरह में उसका यूज होता है, जो कुत्तों के खाने और सारे उसके लिए उसमें होता है। बोन्स के लिए उपयोग कर ही लेते हैं। उसके बटन बनते हैं, हॉर्न का अलग बनता है, खुर उनके अलग बिकते हैं, वो वाली फास्फोरस वाली हड्डी अलग बिकती है, सब तरह का वो करते हैं। तो स्लाटर हाउस बहुत ही फायदे का बिजनेस है। और बीफ तो जाता ही जाता है, पूरा देश उसका, पूरा देश। तो देखिए अब वो हमारे इस पारंपरिक उद्योग को मारा भर नहीं, राक्षसी वृत्ति। अब वही जानवर चोरी से जिंदा जानवर कटते हैं और उसके स्लाटर हाउस के लाइसेंस दिए जाते हैं। अभी स्लाटर हाउस के ऊपर कोई काम नहीं करता, काम करता है गाय के ऊपर। देखिए ये क्या मतलब, ये ऊपर ऊपर से सफाई करना सब नाटक है बहन जी, सब नाटक है। हाँ, हल कबीरा, ये सब जानती हूँ। ये तो सभी लोग जानते होंगे। सही बात है। तो खैर, लेकिन मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारी कुटीर उद्योग, ये भी एक इंडस्ट्री थी हमारी, एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें लाखों लोग लगे थे, उसको बंद किया जाता है, सरकार के द्वारा बंद किया जाता है। और किस नाम से बंद किया जाता है? एक चमड़े की फैक्ट्री डालने में कितने लोगों को रोजगार मिला? अरे भैया ये भी बताओ कि कितने लोगों का रोजगार छीन लिया तुमने। सही बात। और अब जो जमीन पर दिक्कत ये हो गई है कि अब कोई गाय उठाने वाला नहीं है। हाँ, डेथ हो जाए तो गाय अब देखिए, हाँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो किसान की दृष्टि से क्या हुआ। अभी जो दिक्कत थी, वो दिक्कत ये थी कि हमारा जानवर मरा नहीं, 4 आदमी तैयार थे तुरंत उसको ले जाने के लिए। अब जानवर मरेगा, मैं चमड़े के, वो या तो बदबू करता रहेगा, कहीं पर चमड़ा नहीं उतारा जाएगा तो कोई खाएगा नहीं उसको, फिर वो बड़ी बीभत्स स्थिति पैदा करेगा। तो अब किसान लोग उसको गाड़ देंगे कहीं, तो कितना बड़ा लॉस हुआ।
और यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था भी बनी थी, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम था, वो पूरा ध्वस्त हो गया। अब क्यों ये ऐसा कर पाए, प्रश्न नया ये है कि हम मूल्यांकन नहीं कर पाए, हम पूरा विश्लेषण नहीं कर पाए कि हमें सरकार को यह करने देने की अनुमति देनी चाहिए थी कि नहीं। सही बात है। हमने अपने इन सारे उद्योगों को मरते अपनी आंखों से देखा और मूक सहमति भी दी। मूक सहमति, सही बात है। यदि हमने कुछ किया नहीं उसके खिलाफ तो मूक सहमति तो दी, बिल्कुल दी। हमारे ख्याल से एक चीज और इसमें जुड़ी, इन उद्योगों से, कुटीर उद्योगों के मरने से जो शहरों में श्रमिक गए, मजदूरी करने गए, वो बहुत तेजी से बढ़ा। वो 1975 के बंधुआ मजदूरी अधिनियम के बाद वो खत्म हो गया। 1975 में जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम बना, वो तो एग्रीकल्चर के किसी भी सेक्टर से उनको वहाँ से हटा डिरूट कर दिया गया। तो अब वो इसके अलावा तो कोई काम जानते नहीं थे गांव वाले। तो एक पीढ़ी तो वो गांव में बिना काम किए मर गए, दूसरी पीढ़ी शहर भागने लगी। अच्छा। तो शहर फिर दोनों भागने लगे, वो लोग भी भागने लगे जो भूमिहीन थे, और वो लोग भी भागने लगे जिनके भूमि है वो कर नहीं पा रहे हैं, करे को। तो 100 एकड़ वाला काश्तकार भी वहीं शहर में अपने जूते रगड़ रहा है और भूमिहीन भी वहीं पर रगड़ रहा है। तो उसका तो दूसरा कारण है, इंडस्ट्रियों के बंद होने से उसमें वो माने 1975 से वो शुरू हो गया। लेकिन इंडस्ट्रियों के बंद होने से और माने इनको बंद करने से, बड़ी इंडस्ट्री से करना, उसमें सहायक हो गए, सहायक हो गए। परिणाम मानव मंडी आया हर शहर में। हाँ देखिए, 1970 तक मैंने कभी नहीं देखा कि आदमी अपने आप को बेचने के लिए बाजार में जाता है। अब बांदा जैसे छोटे शहर में 2 जगह मानव मंडी लगती है, माने मजदूर मंडी। मजदूर मंडी। आप जाइए वहाँ से, आप खरीद के लाइए उनको, दिन भर के काम के लिए बेचने के लिए खड़े रहते हैं और उसको प्रगति मानते हैं, किसी की अंतरात्मा नहीं। मैंने पहली बार जब देखा तो मैं तो सो नहीं पाया उस दिन, मैं तो परेशान हो गया कि ये प्रगति है। I just realized it is so inhuman. हाँ, मतलब I didn't even उनके realize that it is so inhuman. हमने उनके सारे संसाधन छीने हैं, उनके स्किल का सम्मान नहीं किया। वो जो जानते थे उसको बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया है। अब वो क्या करे, बच्चों के तो पेट पालना है। सही बात है। पहले मतलब मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, पहले हम गुलामों की मंडी हम कर रहे थे जिसमें कोई मालिक था, यहाँ पर आदमी स्वयं खड़ा हो गया बिकने के लिए। तो यूरोप के लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर अभियोग लगा कि तुम लोगों को दास बनाते हो। तो उन्होंने ये किया कि बेटा अभी रुको, तुम अपने मन से दास बनने के लिए मेरे पास आओगे। हर शहर की कहानी है, और इसको प्रगति कहते हैं। गांव भी छूट गया, यहाँ भी कोई आधार नहीं है। और मैं अपने बचपन का एक कहानी बताऊं जिससे आपको अंदाजा चल जाएगा कि ये कितनी दिन में हुआ होगा। ये 1900 मैं शायद 10वीं में पढ़ता था, 1979 के आसपास, 78 के आसपास होगा। हमारे यहाँ नहर खुदनी थी, तो एक कोई बहुत प्रसिद्ध आदमी थे बांदा के, हमारे पिताजी के पास आए कि भैया 20 आदमियों को भेज दीजिए तो हमारा काम सधवा दें। माने कोई पैसा लेकर एक भी मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं था। वो हार गया, बांदा में तो मिलते नहीं थे, शहर में तो कोई रहते नहीं थे। वो हार गया, तब पिताजी के पास आया, अर्थात गांव के ऐसे ही उन लोगों के पास, प्रभावशाली लोगों के पास जाते होंगे तो पैसे के लिए काम करने के लिए वो नहीं भेजे होंगे, इनकी मदद कर दो यार। तो 20 लोग गए और उनकी मदद करवा के आ गए। इस तरह से माने कोई आदमी मजदूरी के लिए तैयार नहीं था, मेरी आंखों देखी बात है ये। तो मैं एक उदाहरण से आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या प्रगति की है, क्या इसको प्रगति का मानक माने कि आदमी अपने आप को दिन 400-500 रुपए में बेचने के लिए तैयार हुआ। तो इसका विश्लेषण करें भैया, अगर ये प्रगति है तो फिर हमारी दिशा ठीक नहीं है, हमारे भी अगली पीढ़ियां वहीं पर खड़ी होंगी।
कोई खरीदने के लिए खड़ा होगा, कोई बेचने के लिए खड़ा होगा, और अपराधी दोनों हैं। उसमें भी इनोवेशन के नाम पे अब ऐप बन रहे हैं, लेबर अड्डा, हाँ बुक करिए, डिलीवर आपको उपलब्ध है ना। ऐसे ऐसे इनोवेशंस को ला करके प्रगति घर मानते हैं। क्लीन करने के लिए अर्बन लैब, अरे तो इस तरह से ये हमारी प्रगति ये है। है प्रगति। और अब ऐसे हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर जोमेटो और डंजो पे डिलीवरी करते घूम रहे हैं। हाँ, बढ़िया है। वो कह रहे थे कि हम एक एक दिन में हाँ। 9-10 हजार रुपए कई बार बना लेते हैं। मतलब एक दिन वो जुड़ा रहा था कि 40,000 रुपए महीने हम इससे हो जाता, करीब 1,000, 1200, 1500 डेली कर लेते हैं। और इस पर अभी बिल संसद में आया है कि इसको रोका जाए। मतलब बात उठाई है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने का मतलब होता है कि सारा रिस्क लेके चलना। और वो उससे उनके जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, और एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। और वो स्किप करते हैं, रेड लाइट स्किप करते हैं, तो तमाम सारा उनके ऊपर वो भी चल रहा है, तमाम सारे चालान लग रहे हैं। ये सारे भी इश्यूज है। अभी किसी सांसद ने उठाया है इस पर, राघव चड्ढा। लेकिन किसी राघव चड्ढा ने ये नहीं उठाया होगा कि गांव का कोई आदमी मजबूर होकर इन लोगों को खाना पहुंचाने जाता है, इस इनह्यूमैनिटी के लिए क्या करेगा वो। अब अभी इस उसको तो और थोड़ी से जो ये पराश्रित लोग पैदा हो रहे हैं अपना जूता साफ कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए, इसकी क्या सीमा होगी? इसका कोई अंत होगा? ये पराश्रित पिस्सू जो घरों में पैदा हो रहे हैं शहरों में, इन पिस्सुओं को दूसरों का खून पिलाकर ये सरकार कब तक जिंदा रखना चाहती है? नए प्रकार की बीमारियां भी बहुत तेजी से फैल रही हैं। वो तो होनी ही है। तो सरकार इसका, यह भी हम लोगों को सोचने का काम है, क्या इस व्यवस्था को जिंदा रखना है या इसके विकल्प के लिए भी कुछ सोचना है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा ये मुद्दे की बात। बड़ा मुद्दा है। इन पिस्सुओं को जो अपना खाना ना उगा सकते हैं, ना बना सकते हैं, केवल बार बार खा सकते हैं, ऐसे पिस्सुओं को कितने दिन तक ये धरती बर्दाश्त करना चाहती है मानवता? पिस्सू मतलब पैरासाइट्स, पैरासाइट्स मतलब जो किसी पर चिपक जाते हैं और उसका खून चूसते हैं, खून चूसते हैं, अपने पोषण के लिए दूसरों का खून चूसते हैं। पैरासाइट के ही मतलब ना। तो अपने पोषण के लिए पैरासाइट्स जो घर घर तैयार हो रहे हैं शहरों में, क्या इनको बनाए रखना है? शहर की कोई आवश्यकता कुछ ऐसा दिख रहा है? अब वो विषयांतर हो जाएगा। इस पर अभी बात तो हम करते हैं। इंडस्ट्री, इनोवेशन और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अगला बहुत बढ़िया, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त चर्चा रही इस मुद्दे पर। अब हम आगे बढ़ते हैं 10वें गोल की तरफ। 10वां गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। 5वां गोल था जेंडर इक्वालिटी और 10वां गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। मतलब मुझे लगता है इस अम्ब्रेला के अंडर में सभी प्रकार की डिस्पैरिटीज़ आ गई। जाति है, हाँ, वर्ण, रंग, नस्ल, मत, पंथ, जाति, संप्रदाय, सभी भाषा, आ गए। क्षेत्र, लिंग आदि सभी आ गए। सभी आ गए। हाँ, हाँ, पैसा इनकम, पैसा, अमीर आर्थिक- गरीब, हाँ। अमीर गरीब की खाई मिटाना। तो अमीर तो गरीब- रिड्यूस का मतलब क्या है? इरेडिकेट क्यों नहीं? पहला सुझाव। व्हाई रिड्यूस? हाँ, व्हाई नॉट इरेडिकेट? मतलब ऐसा मानते हैं कि ये बना ही रहे। इसको बनाए ही बनाए हैं। ही रखना है। रखना चाहते हैं। कुछ चंद अमीर लोगों के लिए बना ही रखना है। हाँ, उसको बनाए रखना That चाहते हैं। means कि the whole system is only supporting the rich, elite, हाँ, एलाइट क्लास बनाए रखना चाहते हैं। elite class। अब समझिए, हमारा सुझाव यह है, अखंड समाज मानसिकता शिक्षा के माध्यम से फैलाना और उसके अनुरूप हर देश में संविधानों में व्यवस्था करना, सभी प्रकार की क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। यह धरती एक है, मानव जाति एक है। इस मानसिकता को शिक्षा के द्वारा विकसित करना और उसके अनुकूल पूरे देश में संवैधानिक व्यवस्था बनाना इसका एकमात्र उपाय है। रिड्यूस करने के बजाय इरेडिकेट
यही मानव जाति की कलेक्टिव प्रगति होगी। बिल्कुल। और अभी भी कर रही है। जैसे अभी प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध किन के बीच में हुआ? रेस के आधार पर हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? दो लुटेरों के मध्य हुआ। जो थर्ड वर्ल्ड में इनकी लड़ाई के तो मुख्य कारण ये थे कि जो अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि से लूट में कौन कितना ला रहा है, असली लड़ाई तो ये थी। जैसे हमारे यहाँ एक समय औरतों के लिए लोग लड़ते थे, जैसे हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते थे, जमीन जोरी के लिए लड़ते थे, ऐसे ही ये लोग वैश्विक राक्षस हैं। और भारत से मैं ये ले आया, तुम मेरी कॉलोनी थी, तुम क्यों घुस गए, इन सब चीज़ों से लड़ाई शुरू हुई। तात्कालिक लड़ाई के छोटे मोटे दूसरे कारण बने, लेकिन मौलिक कारण यही बने रहे इनके दोनों युद्धों में। और ऐसा प्राकृतिक व्यवस्था रही कि प्रथम विश्व युद्ध में पूरा यूरोप बर्बाद हो गया। फिर जो थोड़ी बहुत कसर थी तो दूसरी विश्व युद्ध में पूरी कर ली, खत्म हो गया, है ना। अब इनकी लड़ने की हिम्मत टूट गई। तो लड़ने के बजाय क्या कोई दूसरे तरीके हो सकते हैं पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करने के लिए? उन्हीं तरीकों में से नॉर्मन बोरलॉग को लगाया, गेहूं के बीज के माध्यम से पूरी दुनिया को फोर्ड लग गया, रॉकफेलर लग गया, फोर्ड लग गया कि चावल के बीज को कंट्रोल करके, कोई पानी को कंट्रोल करके, कोई हवा को कंट्रोल करके, कोई किसी चीज़ को कंट्रोल करके ये हम ऐसे गुलाम मानसिकताएं पैदा करें। उसके पीछे की कहानी ये है, उसको समझना पड़ेगा। तो इसका सीधी सीधी बात यह है कि इनइक्वालिटीज़ को इरेडिकेट करने के लिए अखंड समाज मानसिकता और शिक्षा को पूरा ग्लोबल होना। तो हेल्थ एजुकेशन ग्लोबल हो चुकी है, मैकेनिकल एजुकेशन ग्लोबल है, न्यूमेरिकल एजुकेशन ग्लोबल है, समाज शास्त्र भूगोल भी भूगोल वैश्विक है, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, एक और दर्शन, इतिहास। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। जैसे ही इन तीन शास्त्रों को ग्लोबल पढ़ाया जाने लगा, विश्व मानसिकता पैदा होनी शुरू हो जाएगी। दर्शन तो अपने आप, दर्शन तो स्वतः है, दर्शन में एक विकास क्रम है, उसमें वो कभी डिमार्केशन नहीं करता है। वो दार्शनिक होता ही वैश्विक है, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, वो तो पूरी दुनिया भर के लिए सोचने वाले होते। सोचने का तरीका अड्ड गड्ढ हो सकता है, लेकिन वो कम से कम मनुष्य में डिस्पैरिटी तो नहीं सोचते हैं। जी बिल्कुल, बढ़िया। वो स्त्री पुरुष की तो बात नहीं करेंगे, वो जाति की तो बात नहीं करेंगे। तो दार्शनिक सिद्धांत कैसे भी हों, वैश्विक ही होते हैं। तो ये जो अपने तीन सलाह दी यहाँ पर कि समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास का ग्लोबल होना और इसको शिक्षा की वस्तु बनना, तो इसके मानसिकता जन्म ले जाएगी। तो ये ग्लोबल इतिहास से क्या आशय है? ग्लोबल इतिहास माने अभी हम राक्षसों, आतताइयों और छीना झपटी करने वालों का इतिहास जानते हैं। बिल्कुल। जबकि इस धरती को धरती बनाने की, सुंदर बनाने के लोगों का इतिहास हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि नदी के किनारे पड़े हुए मनुष्य जाति कैसे उपजाऊ जमीनों की तरफ आई होगी। उसमें कुम्हार का घड़ा निर्माण का कितना बड़ा रोल रहा होगा, और जमीन को उपजाऊ बनाने में हल निर्माण का कितना बड़ा उपयोग रहा होगा। वेयर इज द हिस्ट्री? तो इस धरती को रहने योग्य बनाया, उनका इतिहास कहाँ है? अभी इस धरती में छीना झपटी करने वाले और विजेताओं का, उसमें भी हारने वालों का कोई इतिहास नहीं है, जीतने वालों का इतिहास है। जीतना मतलब क्या है? अधिक क्रूर का इतिहास। अधिक क्रूर का इतिहास है। जितना बड़ा राक्षस उतना महान। विश्व में 4 महान हुए हैं। सबसे ज्यादा कत्ल करने वाले सबसे महान। सही बात है।
सिकंदर महान, अकबर महान, इस तरीके की तो हम बातें करते हैं। और ऐसा पागल आदमी को पूरी दुनिया को लूटने का उसके मन में आ गया है। ले मतलब कितना पागल होगा वो, कितना मानसिक रूप से बीमार आदमी होगा। पूरी दुनिया में मेरा राज्य हो, सोच के देखिए भला। आप पड़ोसी के यहाँ राज्य करना कभी सोचे तो कितनी तकलीफ होगी। वो पूरी दुनिया की सोच रहा है भाई, तो महापागल होगा। पागलों का इतिहास पढ़ा रहे हैं हमें। हिटलर को क्या मानते हैं आप? और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पढ़ा रहे हैं ताकि बदला लेने के लिए कोई दूसरा तैयार हो सके। अकबर ने ये किया, बाबर ने 500 साल बाद कह रहे हैं हमने मंदिर बना के बदला लिया। किसका बदला लिया भैया? और फिर बौद्ध ले लेंगे। बदला किसका लिया है? मतलब जो पागल आदमी कोई पागलपन कर गया, हाँ। बदला किसका लिया है? जैसे अभी चुनाव करते हैं हम चुनाव जीते किससे? मैं विधायक जीता किससे? हमसे। जिनसे वोट लिया उन्हीं से जीत गए तुम। माने हमने चुना नहीं है उनको, वो हमसे जीते हैं। भाषाएं देखिए आप। ओहो, संघर्ष की भाषा। हाँ, चुनाव में हमने चुना है, वोट दिया है, तब वो चुन के आया है। जीता किससे है वो? और किसी के मन में आया कि ये भाषा गलत है? भाई तुम चुने गए हो, तुम कैसे अहंकार कर सकते हो कि तुम जीत के आए हो? असल में वो प्रतिद्वंदी के सापेक्ष बोल रहा है, लेकिन पुनः वो चुना गया है। चुना गया है, बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। ये तो कहो किससे जीते हो भैया? अपने ही देश से जीत गए। चुनने वाले से जीत गए। तो इसी तरह हम आक्रांताओं के इतिहास को जब तक उत्पादकों का इतिहास, कैसे एक कुम्हार के घड़े के आविष्कार ने इस दुनिया को स्थिर बनाया, कैसे एक घर के आविष्कारक, कैसे खेत को उपजाऊ बनाने वाला, हल बनाने वाला, बखर बनाने वाला, बीज का सोचिए जरा सा। बीज 1 बीघे में 12 किलो मसूर का बीज लगता है, या एक बीघे में 1 एकड़। आप लोगों के यहाँ किल्ला चलता है, क्या चलता है? एकड़ चलता है। एकड़, 1 एकड़ में कितना गेहूं लगता है? 50। किसने तय किया होगा? कितने दिन बाद तय किया होगा? सही बात है। कितनी दूर पर बीज, कितनी दूर पर बीज, और फिर उसका प्रशिक्षण देखिए, उसको कहते हैं नॉन स्किल्ड। सही बात है। बीज किसी भी दुनिया के वैज्ञानिक को बुला के लाइए, अगर हमारी माताओं बहनों जो बीज बोती हैं उनका बीज उतनी दूर में गिरा दें तो जो कहें वो दे दूंगा मैं। पूरी दुनिया का एक वैज्ञानिक लाइए, अगर बो के दिखा दे, और उनको नॉन स्किल्ड कहते हैं। वो एक दिन में 10,000 रुपए लेता है, while they are actually super skilled। सुपर स्किल्ड। अच्छा, वो जब निकल आता है तब उसके ऊपर ड्रम लगा देते तो और भी वो किले हो जाते हो तो अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो बुआई होती है, डिस्टेंस कैसे मेंटेन हो सकता है, कल्पना करिए आप। और 50 किलो डाल के देखिए, उसका उत्पादन 1 साल लिखिए, 1 साल 55 डाल के देखिए, फिर उस उत्पादन लिखिए, और फिर 1 साल 45 डालिए, तब आपको पता चल 3 साल तो एक ही बार में लग गया। और ये कितने साल में तय हुआ होगा कि 50 किलो ही लगना है? मसूर 12 किलो लगनी है, चना 15 किलो लगना है, और हर बीज का अलग है। हर बीज कितनी गहराई पे डाला जाए, डाला ये भी अलग है। कौन कितनी गहराई में किसमें मिट्टी चढ़ेगी। और हम लोग अभी इनको नॉन स्किल्ड ही मानते हैं। इसको स्किल तो दिलवाइए, कहवाइए, ये तो कहलवाइए कि स्किल्ड काम है भाई। सुपर स्किल, किसानी इज सुपर स्किल, अच्छा शब्द है ये। हाँ। और हम लोग अभी स्किल नहीं बनवा पाए इसको। हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्किल्ड। जबकि हमसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज कौन है? एक नमूना तो अभी किसान आंदोलन में दिखा दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन का। हमारी शादी में 3000 आदमी आने, हमसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज कौन है? पूरा गांव ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज है?
अभी अपने आप के गांव ऑर्गेनाइज है कि अनऑर्गेनाइज? वेल ऑर्गेनाइज्ड। वेल ऑर्गेनाइज्ड। किन परिभाषाओं में अपने आप को तौल रहे हैं, देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब तो इससे ये निकल के आया कि जो धरती को सुंदर बनाने वालों का इतिहास, उपयोगिता, और जो समाज में ज़्यादा दूर तक रिश्ते निभाने वाले लोगों का समाजशास्त्र। यस, बिल्कुल, मैं अगला वही बिंदु लेके आने वाली थी। समाजशास्त्र में किसके विषय में समाजशास्त्र किसका पढ़ा रहे हैं अभी? शहर तो समाज होते नहीं है, समाज कई प्रकार का होता है। दरअसल ये बड़ी पीड़ा की बात है कि किसी ने समाजशास्त्र यहाँ वालों ने लिखा नहीं है। तो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, जो मठ मंदिर होते हैं ये सोसाइटी नहीं होती है, जो अपना घर छोड़ के गए हैं ये भी सोसाइटी नहीं है। शहर में रहने वाले लोग कोई सोसाइटी हैं क्या? नहीं। वो भी एक भीड़ है, जहाँ पड़ोसी को पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी भीड़ है। मठों में भी भीड़ है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी है क्या? नहीं, तो खाना बदोश के तरीके आ गए सब। हाँ, जैसे पछाही पड़े रहते हैं इसी तरह वहाँ कोई पड़ा रहता है, तो कोई सोसाइटी नहीं है। तो सोसाइटी क्या है? समाज क्या है? तो भारतवर्ष में गांव ही समाज है। गांव माने समूह। इसको कहीं कहीं देहात कहा जाता है, अर्थात देह की तरह रहने वाले लोगों का ग्रुप। देह कैसे रहती है? नाक अपना काम करता है, कान अपना काम करती है, आँख अपनी काम करती है, हाथ अपना, पाँव अपना, लेकिन काम किसके लिए करते हैं? पूरी देह के लिए। तो अलग अलग प्रकार का काम करते हुए भी पूरे गांव को पुष्ट करने के लिए जो काम करा जाता है वो देहात कहलाता है, जहाँ पर देह की तरह रहते हैं। इसी को पंजाब में पिंड कहते हैं। पिंड माने शरीर। जहाँ शरीर की तरह लोग मिल के रहते हैं उसको समाज कहते हैं। तो जैसे हमारा शरीर हुआ तो गांव मतलब बड़ा शरीर हो गया, उसको समाज कहते हैं। जहाँ विस्तार समझ ले। हाँ, जहाँ परिवारों के आपसी रिश्ते होते हैं। व्यक्तियों के रिश्ते बहुत टिकाऊ नहीं होते हैं, परिवारों के रिश्ते होते हैं, उसको समाज कहते हैं। पूरी दुनिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा कहीं पाए नहीं जाते, नेपाल के अलावा। तो कौन लिखे? लेखक सारे सब बाहर के, जहाँ पर कोई समाज नहीं, और यहाँ कोई लेखक नहीं पैदा हुआ जो इन समाजों की विशेषता को लिख सके। यहाँ पर सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। समाजशास्त्री तो भारत में कोई बनाया नहीं जाएगा। अगर बना दिया जाएगा तो वो लिख देगा तो क्या लिखेगा? यूरोप में अभी समाज नहीं है क्या लिखेगा? तो यही लिखेगा। बताइए, हो समाज तो बताइए। सिटी बेस्ड हैं वो सब। और सिटी कैसे बने उनके? जहाँ राजा रहने लगा उसके आसपास राजाओं को सपोर्ट करने वाले राजनयिक, उनकी सुरक्षा करने वाले सेना, और सेना को सपोर्ट करने के लिए वेश्याएं, और वेश्याओं और सेनाओं और राजाओं को दाल चावल मुहैया कराने वाला बनिया। इन 5 लोगों का संगठन माने शहर। भारतवर्ष में 8,500 शहर हैं। 6,500 शहर राजाओं सैनिकों के बनाए हुए शहर हैं। हमारे देश में शहर नहीं बनते। मुगल काल में ही सारे के सारे बने हैं। मुगल काल या राजा अपना लाल लश्कर लेके चला जाता है। तो देखिएगा आप ध्यान से, कानपुर में जाइए, मैदा मंडी, खोया मंडी, बकर मंडी, गल्ला मंडी। काय के लिए मंडियाँ हैं? क्योंकि किसान लोग बेचते नहीं थे, तो वहाँ से जो विभिन्न प्रकार के सप्लाई करने वाले थे वो किसानों से संपर्क करते थे और किसानों से इकट्ठे खरीद लेते थे। फिर जाके वहाँ पर सैनिकों को, वेश्याओं को, जहाँ पर सैनिक, वेश्याएं, राजनयिक लोग खरीदते थे। 2 रुपए में ले जाते थे, 4 रुपए में बेच देते थे। नई जातें बनी, हाँ, और राइन। अच्छा, जातियों का निर्माण ही तब भी हुआ। नई जातियां बनी। जैसे बकरा, हमारे यहाँ तो कोई बकरा बेचने के लिए बात नहीं थी, तो जो बकरा वहाँ से खरीद के लाते थे तो आधे हिंदू आधे मुसलमान। चकवा आधा हिंदू आधा मुसलमान, राइन आधा हिंदू आधा मुसलमान, क्योंकि बेचना था मुसलमानों को, खरीदना था हिंदुओं से।
दो नहीं जाते बनी है अभी भी गाँव दो नहीं बनी है, 10-20 हैं। सोनार कौन है? सुनार तो सोने का काम करने हाँ, वाले। तो कहीं गांव में मिलता है, ये शहर में पाए जाते हैं, जहाँ राजघरानों की स्त्रियां केवल गहने तोड़वाती रहती हैं, जुड़वाती रहती हैं, तोड़वाती रहती हैं, जुड़वाती रहती हैं, उनके पास और कोई धंधा नहीं है। सो ट्रू। सही बात है। हम लोग सुथार लोहार इसका हाँ, ये आता नहीं आइए, है। सुतार आइए, लोहार आइए, बढ़ई है, गाँव में होता 7 जातियां हैं जो गांव बनाती हैं। उसमें चमार है, लोहार है, बढ़ई है, सुतार है, कहार है, सब है, धोबी लेकिन है, सुनार नहीं है। सुनार नहीं है। वाह। खूब अध्ययन, ये अध्ययन होने चाहिए समाजशास्त्र में कि नहीं? होने चाहिए। होने चाहिए। तो जो कहते हैं जाति व्यवस्था रही है, अरे वर्ण व्यवस्था आफत है इस देश की। जातियां तो हर नए काम के साथ काम करने से बन जाती हैं। ना 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 हाँ, मतलब जातियां मतलब जैसे साइकिल का आविष्कार हुआ, पंचर बनाने वाले कौन आए? पंचर बनाने वाले ज़्यादातर मुसलमान आ गए। उस समय उनके पास कोई काम नहीं था, साइकिल का आविष्कार हुआ, वो बैठ गए बेचारे। अच्छा। मोटरसाइकिल के मैकेनिक कौन मिलेंगे? काम बढ़ेगा तो कोई जाति बढ़ जाएगी ना एक। उसमें मुस्लिम इन्वॉल्व। टेलर में तो टेलर तो सिलाई वाला काम ही आया 10 रुपये। अभी भी तुरपाई कहते हैं ना, ये तुर्काई है, वो तुर्क से आया था। अच्छा। सिला हुआ कपड़ा तुर्क से आया। तुर्क से पहले ईरान से होता हुआ भारत आया, पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान अब हमारा हिस्सा नहीं है, अफगानिस्तान तक तो हम ही बैठे हैं ना, तो वो उस तरफ से घूम के आया। अच्छा, तो सिला हुआ कपड़ा वहाँ से आया। सिला हुआ कपड़ा हमारे यहाँ कभी था ही नहीं, हाँ, इसीलिए साड़ी कहीं सिलाई उसमें है ही है नहीं। हमारे यहाँ आप हिंदी में, धोती, हाँ हिंदी में भी इसी तरह लुंगी भी यहाँ का नहीं है। धोती अंगरखा, क्या कहते हैं उसको, अंगरखा को, गमछा भी नहीं है यहाँ का, ये भी फारसी शब्द है। अच्छा। अंगौछा, हाँ, अंगौछा माने अंग को ढकने वाला। धोती अंगौछा। हाँ। धोती कुर्ता। अभी ब्लाउज पहनना हमारे बचपन में 50% से अधिक महिलाएं ब्लाउज पहनती ही नहीं होती थी। झुलुआ होता था एक, झुलुआ। हमारी अम्मा भी ऐसा ही पहनती रही आखिरी तक। हाँ, झुलुआ। और नहीं पहनती रही, मतलब जब कहीं बाहर जाए तब अपना झुलुआ। तो इस तरह से मतलब कुल मिला के ग्लोबल समाजशास्त्र लिखेंगे तो समाज लिखना पड़ेगा जहाँ पर समूह में आपसी रिश्तों को निभाते हुए आर्थिक और सामाजिक बंधन में, नैतिक बंधनों में बंधे हुए लोग रहते हैं। तो यूरोप कहाँ खड़ा हो जाएगा? सबसे निचले पायदान पर। अमेरिका राक्षसों की कैटेगरी में आएगा कि दूसरों को भी मार दिया। तो क्या चाहेंगे कि आप पढ़ाएं कि अमेरिका राक्षसों की देश है? इसलिए आपको होने नहीं, जैसे ही ये किताब छपेगी हो जाएगी विश्व बेस्ट सेलर बुक, लेकिन उतना रिसर्च करके लिखिए ना आप। मैं कहता हूँ इतना बड़ा स्पेस है समाजशास्त्र लिखने का भी, जैसे लापियर और वो डोमियन और हाँ, उन्होंने 10 साल रिसर्च करने के बाद एक किताब लिखी, फ्रीडम एट मिडनाइट, और विश्व प्रसिद्ध हो गए। हमारे यहाँ समाजशास्त्र की इतनी शानदार पुस्तक लिख सकती है अध्ययन पूर्वक, पूरा विश्व पढ़ना चाहेगा उसको, क्योंकि सबको तो पता रहता है हमारे रूट्स कहाँ हैं, जातियों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है वो। शादी हमारे यहाँ 3 साल का 5 साल का कार्यक्रम है, और शादी हमारे यहाँ दो समाजों, 2 परिवारों और 2 व्यक्तियों का एक साथ मिलन होता है। और ये एक साथ नहीं होता, 3 बार में होता है। पहली बार बारात में 2 समाज साथ में आते हैं, लड़का बिटिया एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। फिर इसके बाद 2 परिवार साथ में आते हैं, वो द्विरागमन कहलाता है। तो बिटिया जाएगी और चौथे दिन फिर अपने घर में वापस आ जाएगी। चौथी चालना कहते हैं, सब जगह चौथी है। और चौथी चालने के बाद
यदि लड़की ने वापस आके कहा कि मैं अब इसके साथ निभ सकती हूँ, लड़के ने वहाँ कह दिया निभ सकती हूँ, तो तीसरा विवाह होगा, नहीं तो वहाँ से कुट्टी। फिर तीसरा विवाह के बाद मोहर लग गई। तो इतनी वैज्ञानिक विवाह पद्धति आप किसी भी समाज शास्त्र में बताइएगा अगर कहीं लिखा हो तो। होता है सबके घर में कि नहीं होता है? ससुर उन प्रोफेसरों के घरों में भी हुआ होगा जो पढ़ाते हैं, जिनको समाज शास्त्री होते हुए भी शर्म नहीं आई यह पढ़ाने में कि भारत में 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पढ़ा देते हैं, लिखा है लिख देते हैं। हाँ, तो क्यों उनको प्रोफेसर कहते हो भाई? इनको हटाओ वहां से। यूरोपियंस की लिखी हुई समाज शास्त्र की पुस्तकें पढ़ा। अपना समाज शास्त्र देखो ना, कितना विकसित समाज है। और अंग्रेज केवल भारत में जितने दिन तक भारत में रहे, उतने ही दिन तक अफ्रीका में रहे, उतने ही दिन तक अमेरिका में रहे, उतने ही दिन तक ऑस्ट्रेलिया में रहे। ऑस्ट्रेलिया को पूरा सफा चट्ट कर दिया, अमेरिका को पूरा सफा चट्ट कर दिया, अफ्रीका को अधकच्चा कर दिया, भारत में कुछ नहीं घुस पाए। भारत का सारा नुकसान हुआ है 1947 के बाद, क्योंकि हम इतना सुगठित समाज हैं कि अंग्रेज हमारा धन तो लूट ले गए। किसका? राजाओं का, हमारा नहीं पाए। हम लूटे 1970 के बाद, 1947 के बाद लूटे। अपनों से ही लूटे। हम अपनों से लूटे। अब इसको कैसे आया जाए? खैर ये माने बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है एक विषय का। लेकिन ये बहुत सुंदर चल रहा है। जी, बच्चों को ये सुनना चाहिए। बच्चों मजा आ रही है सुनने में। माने कितना स्पेस है, काम करने का कितना स्पेस है। यदि अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें तो कितना स्पेस है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना बड़ा स्पेस है। बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने 2 बिंदुओं पर बात करी, समाजशास्त्र और इतिहास। राजनीति शास्त्र अभी नहीं, तीसरा अर्थशास्त्र। अच्छा, आपने ग्लोबल समाजशास्त्र, ग्लोबल हिस्ट्री और ग्लोबल क्या होना चाहिए नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, राजनीति शास्त्र तो हो ही जाएगी, लेकिन आर्थिक भी ग्लोबल, अर्थशास्त्र। अभी सारा का सारा अर्थशास्त्र एक देश दूसरे देश के लूट पर खड़ा है, एक परिवार दूसरे परिवार के लूट पर खड़ा है, एक व्यक्ति दूसरे की लूट पर खड़ा है। हम ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं डेवलप कर पाए हैं जिसमें धरती के हर मानव के बराबर से समृद्ध होने का कोई कार्यक्रम हो। जब तक ग्लोबल इकोनॉमिक्स नहीं आता है जिसमें इस बात के लिए संभावना बनती हो कि इस धरती में हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए समान अवसर हैं समृद्धि के, तब तक कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक्स कहेंगे उसको। सही बात है। तो इन 3 बिल्कुल बड़ा मुद्दा है ये। पूरा इकोनॉमिक्स ने पूरी धरती को खोखला करके और झूठा पढ़ाते हैं। लूटने के लिए कंपटीशन बढ़ाते हैं। हम बच्चों के अच्छे खासे दिमागों के अंदर इतनी गंदगी भर देते हैं, लाभोन्माद कि इनको ये दिखाई देना बंद हो जाता है कि मेरे पास क्या है। इनको बस यही दिखाई देता है कि मेरे पास क्या नहीं है, और जो है उसका मूल्यांकन नहीं करते, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। और बाद में पता चलता है कि यार जो हम पाए थे वो तो पहले से था। एक प्रतीकात्मक उपन्यास मुझे बहुत अच्छा लगा जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था, अल्केमिस्ट। उसकी यही स्टोरी है कि वो दुनिया भर में घूम के गया और जब आखिरी फड़ुआ मारा तो पता चला वो तो यार वही था। ऐसे हमारा हाल हो गया है। जो है उसका मूल्यांकन नहीं कर पाना, मतलब बच्चों में गौरव आता ही नहीं अपनी। हाँ, मूल्यांकन क्षमता को छीन लेती है शिक्षा। और जो नहीं है उसके प्रति एडमेंट कर, तुम्हारे पास ये अगर ये अचीव नहीं किया तो समाज में सम्मान नहीं होगा, ये अचीव नहीं किया तो शादी नहीं होगी, ये अचीव नहीं किया तो तुम्हें ये पुरस्कार नहीं मिलेगा। तो क्या करे बच्चा? किसी न किसी को अबोध मन में अपना टारगेट बना लेता, ये वाली नौकरी ले लूँगा, ये वाली ये कर लूँगा, और नौकरी के बाद इस लायक नहीं रह जाता है कि वो कुछ कर पाए।
समाज से कट चुका होता है, समाज दोबारा जुड़ता नहीं है, क्योंकि समाज से जैसे ब्रांच का, बिल्कुल ब्रांच की तरह का काम होता है ये दिलू भाई। जैसे एक डाल किसी पेड़ की कट गई, अब वो डाल नहीं जुड़ने वाली है, पेड़ अपना घाव भर लेगा, उसके एवज में कोई दूसरी डाल निकाल लेगा। सही बात है। लेकिन डाल क्या करेगी, वो तो बेचारी मर गई। इसी तरह जो परिवार से बिछड़े हुए, गांव से बिछड़े हुए लोग हैं, वो डाल की तरह मर जाते हैं। और वो तो वो वहाँ भी तकलीफ हुई जब वो कटा, लेकिन वो भर लेता है, समय के साथ भर लेता है। सही बात है, सच है। वो तो बेचारा कुछ भर ही नहीं पाता है। लेकिन 60 साल रिटायरमेंट के बाद वो क्या करे, रोते रोते मरता है। बस बच्चों को यही कहता है, चलो गांव दिखा दें तुम्हें, चलो गांव दिखाई दें, शायद तुम्हारा मन चल जाए रहने का। हम तो अब वो कैसे कहे कि मैं चूक गया हूँ, मैं चूका हुआ बंदर हूँ डाल से। ये वास्तविकता है। हाँ, वो कटी पतंग की तरह मुझे कहीं ना कहीं मरना है। मैं कैसे कहूँ कि मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ? तो ये तभी कह पाएंगे जब हमने पूरी शिक्षा, पूरी व्यवस्था का निचोड़ ले लिया। जिस कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूँ, क्यों कह पाता हूँ, इसलिए कि हमने पूरा अध्ययन कर लिया है कि एक भी आदमी तो सक्सेस मुझे बता दो पूरी दुनिया में नौकरी करने के बाद सुखी और कहे कि मैं प्रसन्न चित्त हूँ। जब नहीं है तो मैं कैसे हो जाऊँगा? सही बात है। ठीक है ना। अब वो 60 साल वाला आदमी कहेगा भी कि तो कौन मानेगा? लोग कहेंगे अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अपना पूरा मौज ले लिया, हमको शिक्षा देने आ रहा है, मैं भी जाऊंगा। हमको सिखा रही है। हाँ, ये हो जाता, होता है कि नहीं होता? ये दिलू भाई तो कहते खेती सब सेट अपने बच्चों से, है? खेती अच्छी स्टूडेंट पर कहते, हाँ, तो उनके बच्चे नहीं मानते। आपने मजा ले लिया नौकरी का, आप हमें ये बता रहे हैं। सुरेश पाल जी बता रहे थे अपना संस्मरण, कह रहे थे कि हम बच्चों से कह देते हैं, कहते हैं कि यार देखो तुम्हारे खाने की हमारी गारंटी है, अब तुम कुछ कर लो, खेती सबसे अच्छी है। तो कहते हैं अच्छा पापा तुमने तो नौकरी का मजा लिया, हमको बुद्धू बना रहे हो। अब क्या करेंगे बताइए आप? बड़ी देर हो गई। सही बात है, बहुत सुंदर है ना। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो ग्लोबल रिड्यूस इनइक्वालिटी के स्थान पर इरेडिकेट इनइक्वालिटी, और वो होगा क्वालिटी एजुकेशन से, जिसका नाम है चेतना विकास मूल्य शिक्षा। हाँ। और उसमें हमने अभी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास को ग्लोबल और ह्यूमन ग्लोबल बनाना है और वही बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या होगा, ग्लोबल बच्चे पैदा होंगे। बिल्कुल। अभी हम हिंदू बच्चे पैदा करते हैं, अभी हम मुस्लिम बच्चा पैदा करते हैं, लड़की अभी हम पैदा करते स्त्री हैं, पैदा लड़का करते पैदा हैं, करते अभी आ जाओ शिवेंद्र, पुरुष पैदा करते हैं, अभी तो ये जाति पैदा करते हैं, हम तो चमार पैदा करते हैं, हम तो ठाकुर पैदा करते हैं। अभी आदमी कहाँ पैदा हो रहा है? अभी तो आदमी पैदा होना बाकी है ना। बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कशन। तो मुझे लगता है आज के सत्र के लिए आखिरी गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ। और लिखा है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। भाई सिटीज वाली बातें खराब हो गई फिर तो। हाँ, सस्टेनेबल, इसमें भी परिभाषा बदल दें, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देखिए, जब समाज शास्त्र का अध्ययन करने जाएंगे तो समाज का भी एक विकास होता है। कैसे विकसित होता है समाज? व्यक्ति परिवार से विकसित हुआ तो कम्युनिटी, कुटुंब बड़ा होता ना। तो जब एक कुटुंब बनता है और कुटुंब से एक कुटुंब बहुत बड़ा हो जाता है, तो कुटुंब बड़ा होने का मतलब जो एक ही प्रकार का आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, और 200 लोगों को हो गया, 500 लोगों को हो गया, कहाँ पाए वो कम्युनिटी कहलाता है। तो कम्युनिटी कहाँ पाए जाते हैं अभी भी? बलूचिस्तान और ये अफगानिस्तान, ईरान में भी। यहाँ पर अभी कितना डेवलप हुए हैं, कम्युनिटी लेवल तक का डेवलपमेंट हुआ। यूरोप में ये भी डेवलप नहीं हुआ। यूरोप में कोई पति पत्नी संबंध भी नहीं बना है। यूरोप तो अभी इस इनिशियल अमानवीय स्थिति में खड़ा है कि वहाँ पर परिवार भी नहीं बना है। वो आज तक नहीं तय कर पाए हैं कि बराबरी के रिश्ते कैसे निभेंगे।
अपने एक शरीर यात्रा में 3-4 बार अपने संबंधों को, पति पत्नियों को बदल लेते हैं। उसका संकट क्या खड़ा होता है, मैं इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊं। हमारे यहाँ एक शिविर चल रहा था, उस शिविर में फ्रांस के भी कुछ बच्चे थे। तो यहाँ परिवार की बात हो रही थी, तो तब ये नहीं बना था, तब वो फूस की मड़ैया बनी थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पर लकड़ी वाली कुर्सी डाले बैठे थे। तो वो लड़का मुझसे पूछता है फ्रांस का कि क्यों सर, मेरी मदर का बॉयफ्रेंड फैमिली में आया कि नहीं? ने कहा भैया हम नहीं बता पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है, हमारी तो कल्पना में नहीं है, सोच ही नहीं सकते कि कोई मदर। अब वो बेचारा लड़के की परेशानी समझिए कि पिता किसको कहे। और मैंने कल क्या कहा था, हर बच्चे को पूरा बाप और पूरी माँ चाहिए। अधूरी माँ, अधूरा बाप बच्चे को हर्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रॉमेटिक हो जाते हैं उसको। बिल्कुल ट्रॉमा है उसके लिए। पूरी माँ का मतलब पोषण का निरंतर ध्यान रखने वाली, पूरा बाप का मतलब उसके विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने में सपोर्ट करने वाला। बाप माने आकाश, माँ माने पृथ्वी। तो पूरा आकाश और पूरी पृथ्वी हर बच्चे को चाहिए, तब वो ग्लोबल होगा ना। और वहाँ अभी परिवार नहीं बना है। फिर जैसे जैसे दक्षिण की तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मारा है, किसी और ने नहीं मारा है, उन्होंने मारा है। तो जब नीचे की तरफ आते हैं तो फिर कम्युनिटी लेवल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। अफ्रीका की उपती दक्षिण अफ्रीका में अच्छी संस्कृति है, वहाँ पर अच्छे परिवार व्यवस्था है, माने कम्युनिटी लेवल तक का गया है। लेकिन कम्युनिटी है, कम्युनिटी की पहचान क्या है? एक ही परिवार के वंश हैं, आपस में वो शादियाँ नहीं करते हैं, कहीं कहीं करते हैं तो बाहर नहीं जाने देते हैं, भय है उनको, लेकिन आज तक तय नहीं कर पाए हैं। और जैसे ही कम्युनिटी से आगे बढ़ता है, जब कई कम्युनिटी एक साथ रहती हैं, उसको गांव कहते हैं। तमाम प्रकार के स्किल वाले लोग ताने बाने में बुन जाते हैं, उसको गांव कहते हैं। यह समाज का विकसिततम स्वरूप है, जो केवल भारतवर्ष, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल आदि में पाया जाता है। अभी अफगानिस्तान में नहीं है ये। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि मल्टीपल जब कम्युनिटीज साथ में आई तो इसको कहा विलेज, जबकि जब इंडस्ट्री के साथ जुड़ा है सिटी। तो हम उसमें ये सुझाव दे सकते हैं कि जब तक यह इंडस्ट्रियलाइजेशन के मरने का वक्त है, इस वक्त में बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के सोसाइटी एक बोझ बन जाती है। जैसे दिल्ली भारतवर्ष के लिए या पूरी दुनिया के लिए बोझा है कि नहीं है? बोझा है। पूरे देश का पानी वहाँ भग रहा है, पूरे देश का दूध उसी तरफ दौड़ रहा है, पूरी देश की सब्जी उसी तरफ दौड़ रही है, पूरी देश का युवा मन उसी तरफ दौड़ रहा है, एक ही जगह के लिए दौड़ रहा है। वहाँ की नदियाँ माने भयंकर गंदी हो चुकी है, हवा भी नहीं रह गई, हवा भी हो गई। तो अब बताइए वो बोझा है कि नहीं है? क्या इस तरह के बोझे बढ़ाना चाहते हैं हम? तो वी शुड रीथिंक नाउ कि दिल्ली में क्यों सबको पड़ा रहना है भाई। अब किसकी नौकरी पूरी हो गई है तो जाए अपना, किसी का विधायकी पूरा हो गई है, सांसदी पूरी हो गई है, जाए। सारे रिटायर लोग गाँव सब अपना चले जाए, दिल्ली खत्म हो जाएगी। अब कोई इंडस्ट्री थोड़ी खड़ी है वहाँ पर। अब तो हमने जो व्यवस्था का मूर्खतापूर्ण कॉन्सेप्ट बनाया है, उसके परिणाम से वहीं पर सुप्रीम कोर्ट होगा, वहीं पर संसद होगी। अरे भाई सब डिसेंट्रलाइज कर दो इसको, सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे शहर में कर दो, संसद किसी तीसरे शहर में कर दो। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन की कमी है? लोग दौड़ते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार दौड़ेंगे। एक कानून बना दो कि एक सिटी में एक ही इंडस्ट्री रहेगी, दूसरी इंडस्ट्री के लिए दूसरी सिटी ले आओ, तीसरी ले आओ, चौथी ले आओ, पांचवी ले आओ। कुछ तो बना सकते हैं हम। तो इसके बारे में उनसे ये लिखा जा सकता है कि शहरों
पर शहर इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम तक पहुंच के वापस पुनः मरने की स्थिति में है। हमने इतने कपड़े बना लिए हैं कि अब अगले 500-700 साल के लिए हो सकते हैं। हमने इतनी गाड़ियां बना ली हैं कि अब अगले 10,000 साल के लिए पर्याप्त हैं। हमने सारी वस्तुएं इतनी बना ली हैं, अब किसके लिए बना रहे हैं हम? किसके लिए इंडस्ट्री चाहिए हमें? वैसे भी माल भरा पड़ा है, तो इंडस्ट्री का पर्पज तो खत्म हो गया ना। कितना कपड़ा है धरती के पास, क्या बताए तो कि कितने साल तक के लिए पर्याप्त है? तो 7 साल के लिए। थे, लेकिन एक उसमें मैंने सर्वे में पढ़ा था जितने कपड़े बन गए हैं, मतलब गुजरात में क्या, उससे पूरा देश अगले, मतलब जब 2017 में लिखा था अगले 20 साल पहन सकता रोज नया कपड़ा प्रति व्यक्ति। क्या मतलब है अभी इस इंडस्ट्री का? सही बात है। तो ना अब इंडस्ट्री की ज़रूरत है और ना इंडस्ट्री बेस्ड सोसाइटी की ज़रूरत है। तो इंडस्ट्रियल समाज की अब ज़रूरत नहीं है। ये इसके डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, यदि हम धरती के सस्टेनेबल देखना चाहते हैं तो हमें समाज को विकेंद्रीकृत समाज की दिशा में सोचना चाहिए। और भारत के गांव इसके बहुत बढ़िया उदाहरण हैं और इस तरह की व्यवस्था पूरी दुनिया में लागू करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और उसका उदाहरण दे सकती हैं कि जब कोरोना हुआ तो पूरी दुनिया में लोग मरे, भारत में नहीं मरे, क्योंकि गांव थे। गांव में तो लोगों को पता ही नहीं चला, और जिनके पास खुद दूध की व्यवस्था थी, अपना खेत था, उनको तो कतई नहीं पता चला। कभी नहीं पता चलता जो बाहर है। से आए वो भी गांव में समा गए। हाँ, समा गए, बिल्कुल। जो श्रमिक वर्ग उन्हीं की वजह से देश बच गया, ये कहिए ना आप। बता दीजिए उसको सुझाव में कि एक प्रमाण है हमारे पास, है ना? बिल्कुल ठीक है, सही बात है। आखिरी है ये जी, आज के लिए इतना बहुत है। मुझे लगता है कि अब हम बाकी लोगों से सुनेंगे किन किन बिंदुओं पर ध्यान गया। बहुत सारी बढ़िया चर्चा हुई जी। बहुत ही बढ़िया चर्चा हुई। तो चलिए, मुझे लगता है कि बच्चों से पूछते हैं कि किन बिंदुओं पर ध्यान गया। थोड़ा समराइज करें, कोई करेंगे समराइज? अर्जुन करें? नीलू भा कुछ कहें? डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक्स ग्रोथ, जिसमें ये हम बता सकते हैं कि प्रकृति में संतुलन, परिवार में की समृद्धि और अखंड पर्यावरण, अखंड समाज की मानसिकता को विकसित करता हो, ऐसा प्रत्येक कार्य डिसेंट वर्क है। डिसेंट वर्क। और इकोनॉमिक्स ग्रोथ जो, जिसमें हमारी चेतना विकसित, इसमें 3 प्रकार तन, मन और धन का उपयोगिता हो। उपयोगिता, सदुपयोगिता और प्रयोजन। और इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री को 2 भाग में हम बांट सकते हैं कि मनुष्य को अपनी जगह रिप्लेस कर सके और कुटीर उद्योग रिप्लेस ना करे। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मनुष्य को रिप्लेस करती है यंत्रों से, और दूसरी है जो ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग की आपने बात करी। तो यंत्रों से भर नहीं करती है, रिप्लेस करती है अपने परिवारों से, डिस्प्लेस का। हाँ, इसमें 2 भाग आए थे। हाँ, तो हम लोगों ने उसमें ये रखे थे, तब ठीक, मानक रखे थे, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखे, आवर्तनशीलता को बनाए रखे, और मानव का डिस्प्लेसमेंट ना हो, हाँ, परिवारों को ना तोड़े। जी। मतलब ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग में भी ये चेक बैलेंस को लगा, उसको तो रिजेक्ट ही कर दिया पहले जी। और मानव के उपकार पे और प्रकृति को अनुकूल इनोवेशन का ये रिड्यूस इनइक्वालिटी, जिसमें अखंड समाज मानसिकता और धरती एक है कि शिक्षा को ग्लोबलाइज करें, जिसमें अंदर आते समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास की शिक्षा को ग्लोबल करें। वेरी गुड।
और लास्ट है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। जिसमें कि गांव ही बहुत अच्छे हैं, सिटीज़ और इंडस्ट्री की अब ज़रूरत नहीं है। नहीं है जरूरत, बताइए कोई ज़रूरत हो, सोचिएगा। बहुत है हमारे पास, इंडस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं। न्यूनतम जरूरत है, जो भी हमारे दूरदर्शन दूरगमन की भी चीज़ें, इनको भी हम विलेज लेवल पे आराम से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी उस पर इस्टेब्लिश कर लिया। बिल्कुल कर सकते हैं, और नहीं तो मान लीजिए कार की इंडस्ट्रियों को बनाए रखो भैया, जब उसको खरीदने वाले घटिए जाएंगे गांव में रहेंगे काहे की कार। तो फिर आप उसका प्लांट बंद हो अपने आप बंद हो जाएगा, हमें थोड़ी करना पड़ेगा। वेटिंग चल रहा है तो फिर तो वो रात दिन लगे रहेंगे। हाँ चाइना वाले डंप करने वाले ना बहुत सारी पेट्रोल की गाड़ियाँ। हाँ, यहाँ डंप कर देंगी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ तो खरीदने वाले बहुत तैयार होंगे। हाँ, उसी का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, गुजरात फर्स्ट है इसमें। अच्छा। गुजरात पूरी चाइना का माल सप्लाई का बिल्कुल वो बन गया है। अच्छा, एजेंट। पोर्ट की वजह से जी। बहुत बढ़िया। और कोई भाई लोग कुछ जोड़ना चाहें आज के सत्र में, अच्छा लगा होगा। ठीक है। कम से कम केमिकल आधारित फैक्ट्रियाँ ना लगे ना, वो बहुत ज़रूरी है। कोई फैक्ट्री ऐसी है जो केमिकल आधारित ना हो? बहुत सही है, सही बात। और वो उसका उत्पादक हम ही है। कच्छ पूरा नमक उद्योग है। अच्छा, हाँ, पूरे हाँ, नमक उसी से जाता होगा। पूरी केमिकल इंडस्ट्रीज का बेस नमक है। नमक है, हाँ, तो वो वहीं से जाता हाँ, होगा। वो वहीं से जाता है और वहाँ ही उत्पादन होता है। अब तो हमारे वहाँ की ऐसी हालत हो गई है कि हमारा रोड रास्ते पर वो जो परिवहन होता है ना, वो सब साइडें पर वो नमक ही नमक। एक्सीडेंट तो होता ही है, भविष्य का भी बहुत नुकसान होगा। वो अपन ये किसी को वो नहीं है, पता नहीं आ रहा है, ध्यान ही बातें नहीं नहीं है। होती। बस अभी उसको पैसा मिल रहा है, बस ट्रांसपोर्ट से मिल रहा है, उसके बिकने से मिल रहा है, मतलब कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजी मिल रही है अभी। लोग अपन कितनी माइनिंग करते हैं वहाँ पे। हाँ, बहुत खतरनाक परिस्थिति है माइनिंग की भी वो कच्छ में। कच्छ में। बहुत ज्यादा मिनरल्स ही मिनरल्स। अच्छा, सौराष्ट्र वालों ने तो काफ़ी संघर्ष किया, उन्होंने भगा दिया निर्मा को, भगा दिया वहाँ से। भावनगर से भगा दिया, को स्टैब्लिश नहीं होने दिया। काफ़ी अच्छा देखते लगा। हैं कच्छ कैसे इन सब चीज़ों से पार पाता है। देखने लायक बात होगी, करने लायक काम होगा। समझ में आ जाए तो पार हो जाए। समझ में आ जाए तो पार हो जाए। समझ में आने से ही पार होगा। देर नहीं लगती। सही कह रहे हैं। अभी आप वो मतलब ये सिटी और गांव का वो जुड़ाव है, वो कटता जा रहा है, तो उसी की वजह से वो पनप रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज के सत्र को यहीं पर ही विराम देते हैं। इसके आगे के गोल्स पर चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, हरि हर।